हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक पेपर अ रिव्यू ऑफ मेथोडोलॉजिकल मिसकंसेप्शन एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ सैम। ये मलेशियन कंटेक्स्ट में लिखा है और जून 2017 का पेपर है, रिटन बाय डॉक्टर मुमताज अली, डॉक्टर हिरम, डॉक्टर रमैया, डॉक्टर चीज जुन हुआ। टोटल 5 ऑथर्स हैं और ये पेपर अवेलेबल है रिसर्चगेट के ऊपर, फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। इसमें ऑथर्स ने कुछ मिसकंसेप्शन या जो गाइडलाइंस दी हैं 4 एरियाज के बारे में, सैम्पलिंग डिजाइन, प्री टेस्टिंग, पोस्ट पायलट टेस्टिंग के बारे में। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं सीवी सैम, पीएलएस सैम, ईएफए या सीएफए के बारे में। सो इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। सीवी सैम का मतलब है कोवेरियंस बेस्ड सैम और पार्शियल लीस्ट स्क्वायर सैम, सैम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। तो बेसिकली ये एमओस है सीवी सैम और ये वेरिएंस बेस्ड था जिसका नाम बाद में पीएलएस हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर का नाम है स्मार्ट पीएलएस, 2 के बारे में है। तो ऑथर्स ने इस पेपर में लिखा है कि कब हमें एमओस यूज करना चाहिए, कब स्मार्ट पीएलएस। तो बेसिकली तो आजकल क्या हो गया कि हर किसी को स्मार्ट पीएलएस यूज करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका कैसा भी काम हो, कुछ भी आप कर रहे हैं। पर ऐसा है नहीं। इवन जो बुक है अ प्राइमर ऑफ स्मार्ट पीएलएस, उसमें प्रोफेसर हेयर, प्रोफेसर एंगल, मार्को, इन सब ने लिखा है कि इन सिचुएशन में आपको एमओस को यूज करना चाहिए। तो आइए देखते हैं वो कौन सी सिचुएशन है, कब यूज करें। पहले देखते हैं कि स्मार्ट पीएलएस को कब यूज करें या पीएलएस सैम को हम कब यूज करें। पीएलएस सैम को तब यूज करना चाहिए जब आपके पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो, थ्योरी लेस डेवलप हो और बेसिक पर्पज है हमारा टू प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन द टारगेट कंस्ट्रक्ट या आइडेंटिफाई द की ड्राइवर कंस्ट्रक्ट। वहां पे इसको यूज किया जाता है। स्मार्ट पीएलएस का एक अपर एज है कि ये फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट के साथ भी काम करता है या कंबाइंड रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हो। एमओस काम करता है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट के साथ। ये यहाँ पे स्मार्ट पीएलएस का एक एज है। फिर जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं तो स्मार्ट पीएलएस वहां आउट परफॉर्म करता है। एमओस में मैंने एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा सॉफ्टवेयर कब यूज करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करते हैं, चूजिंग अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, प्लेलिस्ट का नाम है। तो वहां मैंने बताया था कि एमओस में आप एक मीडिएटर या एक मॉडरेटर को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक से ज्यादा मीडिएटर लेंगे, जैसे पैरेलल मीडिएटर लिया, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि एक इनडायरेक्ट इफेक्ट में दूसरे मीडिएशन के थ्रू भी जा रहा होता है। तो वो आपको एक बार बहुत ध्यान से देखना होता है। ये प्रोफेसर गैस्किन ने भी अपने वीडियोस में इसका जिक्र किया है कि पैरेलल मीडिएशन अगर आप कर रहे हैं एमओस में, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जबकि स्मार्ट पीएलएस में ये बहुत ही इजी है। एक यहाँ एक अलग से एक आता है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट। जितने पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशन है ना, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर कुछ डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्मार्ट पीएलएस बहुत स्मॉल सैंपल साइज पे काम करता है, नॉन नॉर्मल डाटा पे काम करता है, या जहां पे मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी का अजम्पशन एक कंसर्न हो, वहां पे स्मार्ट पीएलएस काफी अच्छा है। ये जो मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी है, ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है एमओस का। एक रेफरेंस भी हमारे पास बायन का, जो ये बोलते हैं कि जब भी आप एमओस यूज करें तो आप पहले मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी को चेक करें, और अगर ये वॉयलेट है तो ये काफी इशू हो सकता है। इस पे प्रोफेसर गैस्किन ने एक बहुत ही डिटेल्ड बताया है कैसे चेक करें। पर हर पॉइंट पे वो यही बोलते हैं कि अगर ये वॉयलेट होती है तो यू कैन जस्ट से कि ये किसका लिमिटेशन है एमओस का। बिल्कुल सही। तो वहां पे उन चीजों में शायद हमें स्मार्ट पीएलएस ज्यादा अच्छा यूज करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर सीवी सैम को हम कब यूज करें, इसके क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए, इसका सबसे मेन पॉइंट तो ये है, जब हमारे पास कोई प्रपोज थ्योरेटिकल मॉडल हो और हमें चेक करना है क्या वो रियलिटी के साथ मैच करता है या नहीं। यानी जब भी हमें हमारे पास थ्योरी टेस्टिंग करनी है, कंफर्मेशन करनी है या कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव थ्योरीज करना है, वहां पे हमारे पास कोवेरियंस बेस्ड सैम जो है एमओस, वो यूज किया जाना चाहिए। और ये किसका रेफरेंस है? प्रोफेसर हेयर का अ प्राइमर ऑफ स्मार्ट पीएलएस। वहां पे इन्होंने लिखा है कि किस किस सिचुएशन में यूज किया जाना चाहिए एमओस को। तो एमओस हमेशा काम करता है कि आपके पास एक थ्योरी है, उसको कंफर्म करते हैं हम,
और या अलग अलग थ्योरीज को आप कंपेयर करते हैं। रिमेंबर, एमोस के एक बहुत बड़ी एडवांटेज है मॉडल फिट इंडिकेटर्स। तो ये बताता है कि कब आपने ये किया, अब इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ नया मॉडल, वहां पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। स्मार्ट पीएलएस में ऐसे कोई इंडिकेटर्स नहीं है या बहुत ही कम इंडिकेटर्स हैं, तो उनका कहना है नहीं, हमारे पास अलग चीजें हैं, हमारे पास पीएलएस प्रिडिक्ट है, उससे भी आप देख सकते हैं, मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग को। पर ज्यादातर अभी भी अगर आपको मॉडल कंपैरिजन करना है तो एमोस ज्यादा बेहतर है। फिर एमोस के पास एक ऐसा एडवांटेज है जो स्मार्ट पीएलएस में नहीं है, और वो है नॉन रिकर्सिव मॉडल्स की हैंडलिंग। तो एक बार पहले देख लेते हैं नॉन रिकर्सिव और रिकर्सिव होते क्या हैं। अगर मैं कहूं A लीड्स टू B, B लीड्स टू C एंड C लीड्स टू A, इसमें लूप कंप्लीट हो गया, फीडबैक कंप्लीट हो गया, इस पे स्मार्ट पीएलएस काम नहीं कर सकता, इसको एमोस हैंडल कर सकता है। तो अगर आपने कभी एमोस पे काम किया है और आप आउटपुट देखें तो सबसे ऊपर लिखा होता है द मॉडल इज रिकर्सिव या नॉन रिकर्सिव। तो एमोस दोनों को हैंडल करता है, स्मार्ट पीएलएस सिर्फ हमें करता है जब आपका लूप कंप्लीट ना हो, रिकर्सिव को ही हैंडल करता है। क्विकली हम बात कर लेते हैं ईएफए और सीएफए की भी, और मेरे ख्याल से इस पे जितना कंफ्यूजन है, ईएफए कब यूज करें, सीएफए कब यूज करें, आई थिंक इतना रिसर्च की दुनिया में और कहीं कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि नाम से काफी कुछ पता लग रहा है। ईएफए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और सीएफए इज कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं पता हमें क्या करना है, तो ईएफए यूज करें। और जब सब कुछ पता है, थ्योरी है, मॉडल्स हैं, चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं, दैट इज सीएफए। पर फिर भी ऐसा हो रहा है कि जिसका जहां दिल आता है वो कुछ भी लगाए। यह एक नया ट्रेंड है, सेम डाटा सेट पे पहले ईएफए फिर सीएफए, फिर अगर और मौका मिला तो एक बार फिर ईएफए लगा लो। तो मतलब सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकली जगलरी हो रही है कि आप कुछ भी इसमें करो। आइए देखते हैं ऑथर्स ने क्या बोला इस पे। तो ऑथर्स का ये बोलना है कि ईएफए यूज की जाती है जहां पर थ्योरी जनरेशन हो, और सीएफए यूज किया जाता है थ्योरी टेस्टिंग, और इसका रेफरेंस भी है। तो ईएफए वहां यूज किया जाएगा जहां लिटिल इज नोन, ना तो आपको फैक्टर का स्ट्रक्चर पता, कौन सी स्टेटमेंट किस फैक्टर में जाती है, ना नंबर ऑफ फैक्टर पता, तो बिल्कुल ईएफए यूज करना चाहिए ऐसे केस में। तो मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है लिकर्ट स्केल, उसमें 2 वीडियो हैं, स्केल कंस्ट्रक्शन 1, स्केल कंस्ट्रक्शन 2 लाइक। उसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है ईएफए सीएफए की कहानी, और ये बताया है कि जब भी रिसर्चर कभी ये बोले ना कि मेरी स्टेटमेंट जंप कर गई, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें आई किसी और में, तो ये पक्का एक इंडिकेटर है, आपको सीएफए यूज करना चाहिए। तो बेसिकली ईएफए को यूज किया जाता है स्केल डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके 1978-79 की कुछ 7 स्टेप की प्रोसेस है, तो वहां ईएफए काफी मेन है। हालांकि स्केल कंस्ट्रक्शन पे 2002 में एक अप्रोच आई थी, कोर्स COARSC, रोसिट है शायद इसके ऑथर। तो उन्होंने इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया कि मतलब जबरदस्ती ईएफए, और आपके पास ईएफए और अल्फा ही है अपना स्केल बनाने के लिए, जो कि शायद सही तरीका नहीं है। तो उस पर काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला है। पर हाँ, कन्वेंशनली ईएफए को यूज किया जाता है जब आपके पास बिल्कुल नया काम है, स्केल डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं वहां पे, और इट्स टोटली अननेसेसरी टू यूज बोथ ईएफए एंड द सीएफए। अच्छा, तो सीएफए कब यूज किया जाता है? सीएफए वहां यूज किया जाता है जब हमारे पास वेल एस्टेब्लिश स्केल हो, प्रायर नॉलेज हो, तो हम कंफर्म कर रहे हैं कि क्या हमारी टारगेट ऑडियंस पे वो सही काम करता है या नहीं, वो स्केल, वो कंस्ट्रक्ट्स। तो सीएफए इज ऑलवेज ड्रिवन बाय थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशंस। स्ट्रक्चर का आपको पता होता है, और इसका जवाब बड़ा सिंपल आता है, या हाँ या ना। अगर आपके इंडिकेटर्स अप टू द मार्क नहीं है तब आप बोलते हो भाई ये तो नहीं काम कर रहा, तब आप बताइए उसमें कुछ करें जो चेंजेस वगैरह करने हैं। और अगर सारे अप टू द मार्क्स हैं, आपके थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं स्टैटिस्टिक्स, तब आप बोलते हैं बिल्कुल ये स्केल बढ़िया काम कर रहा है। फ्रेंड्स, सीएफए और ईएफए में एक फंडामेंटल फर्क ये है, ईएफए काफी स्ट्रिंजेंट है। ईएफए बोलता है अलग अलग फैक्टर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि सीएफए बोलता है रिलेशन है पर माइनर है। इसी का नाम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि हमने एक स्केल लिया जो वेस्टर्न ऑडियंस का है, और क्योंकि मेरे एरिया में तो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं मैं इसे, तो इसलिए उस पे हम ईएफए लगा रहे हैं।
तो राउले ने ये कहा कि अगर ऐसी बात है तो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन के टाइम आप क्या कर रहे थे? आपको ये शुरू से नहीं पता थी क्या बात कि आप एक अडॉप्टेड स्केल पे काम कर रहे हैं? ये तो हमेशा से पता थी बात। तो जब आप वो प्री टेस्टिंग कर रहे थे, जब आप पायलट टेस्टिंग कर रहे थे, ये डिजाइन कर रहे थे, तो उस वक्त क्या कर रहे थे? ये आपका राउले का ये कहना है कि ये ईएफए को लगा, ईएफए तक नहीं आना चाहिए। ये बात तो प्री टेस्टिंग में आपको पता लग जानी चाहिए थी कि ये नहीं काम करेगा। ये तो वहां देखने वाली बात थी ना। तो ये तो कुछ लॉजिकल नहीं हुई बात इसकी। हैंसन एंड रॉबर्ट्स ने का कहना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेम डाटा सेट पे ईएफए और सीएफए लगाते हैं एंड दे से कि देखो हमारा कितना बढ़िया काम आया। फ्रेंड्स, अपनी सभी वर्कशॉप में मैं ये कहता हूं कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का आइडिया है ना, तो आपको पता होना चाहिए ईएफए सीएफए आर द टू फेज ऑफ अ सेम कॉइन। अगर ईएफए के रिजल्ट अच्छे हैं, सीएफए अच्छा आएगा। अगर ईएफए के ठीक नहीं आ रहे तो सीएफए फॉरगेट अबाउट इट। एक एमओस की प्लेलिस्ट में मैंने काफी डिटेल में बताया है कि एमओस में सॉल्यूशंस नहीं है। वो तो आपको बताएगा देखो ये प्रॉब्लम आ गई। सॉल्यूशन के लिए आपको एसपीएसएस में ईएफए लगाना पड़ता है। वहां दिखती है कि अच्छा क्रॉस लोडिंग आ रही है, ये इश्यू आ रहे हैं, वो वहां रिमूव करने पड़ते हैं आपको। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को इंप्रूव करना या कन्वर्जेंट वैलिडिटी इंप्रूव करना, ये चीजें सारी वहां जाके होती है। तो ईएफए और सीएफए मतलब एक डाटा सेट है, ईएफए अच्छा है, सीएफए 100% अच्छा आएगा। तो ये तो मतलब बार बार आप लगा के चेक करें, इससे कुछ नहीं निकल रहा। हैंसन एंड रॉबर्ट्स ने कहा भी है कि ना तो ये इंफॉर्मेटिव है और ये पोटेंशियली मिसलीडिंग भी है। इसी तरह से ग्रीन का भी यही कहना है कि कंडक्टिंग ईएफए सीएफए ऑन सेम डाटा सेट कंफर्म्स नथिंग। सिर्फ ये पता लग रहा है कि हाँ दोनों का डाटा कन्वर्ज कर रहा है, पर इससे कुछ पता नहीं लग रहा। हाँ, अगर आपको करना ही है तो आप एक काम करें, एक लार्ज डाटा सेट लें, उसके ऊपर काम करें। तो पर ईएफए आपको खुद ही पता है कि काफी लार्ज पे काम करता है। तो अगर आप सेपरेट डाटा लें तो ये तो हो गया जैसे 1000 का 1200 का आप ले रहे हैं, हाफ पे 50% पे ईएफए, हाफ पे सीएफए, ऐसे लगाएं। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो वेल एंड गुड, आपको भी पता लगेगा ईएफए और सीएफए के रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप एस्टैब्लिश स्केल है उस पे ईएफए लगाते हैं, दैट्स लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम एफर्ट, सब चीजों का वेस्टेज है ये पूरा। आपको सीएफए ही लगाना चाहिए वहां पे। फिर कुछ ऑथर्स ने गाइडलाइंस दी है। ये गाइडलाइंस ये हैं कि सबसे पहले तो जब भी आप सीएफए लगाएं तो मॉडल एज ए होल पे काम करें। और यहीं पे अभी एक बिल्कुल रिसेंट पेपर आया है प्रोफेसर मार्को, प्रोफेसर इंगल, प्रोफेसर हेयर का, जिसमें उन्होंने प्रोसेस मैक्रो जो है एसपीएसएस का, उसको काफी क्रिटिसाइज किया है और इन्हीं टर्म्स पे किया है कि वो आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। आप सेपरेटली एक हिस्सा उठा के उस पर रन करें तो बिल्कुल अलग चीज आती है वो। तो इसलिए गाइडलाइंस ये है कि एक तो सारे जो लेटेंट कंस्ट्रक्ट है सिंगल सीएफए में आप उनको यूज करें। इसी तरह जब भी आप डिलीट करें तो बहुत ज्यादा कोशिश रहा करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मैंने स्टैंडर्डाइज के लिए डिलीट किया और करते गए डिलीट। 40 का स्केल था, डिलीट करते करते 12 पे आ गए। तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि होना तो वही है जो आपने करना है, मतलब रिजल्ट तो पहले से फिक्स है। तो आप चाहे उस स्केल को 1/3 बच गए डिलीट करते करते, तब तक डिलीट करेंगे जब तक मेरे पसंद के रिजल्ट ना आ जाए। और इसको रिसर्च भी बोल रहे हैं हम। नहीं फ्रेंड्स, डिलीट अगर आप जब भी कोई स्टेटमेंट करें तो उसका एक थ्योरेटिकल ग्राउंड होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। सिंपल स्टैटिस्टिकल बेस पे भी आप जब डिलीशन करते हैं ये बिल्कुल गलत है। और एक इसका रेफरेंस भी है कि मोर देन 20% से ज्यादा आप डिलीट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मिसलीडिंग हो जाएगा। इसका मतलब कुछ और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो आपको देखनी चाहिए। सो ये कुछ बातें हैं जो ऑथर्स ने दी इसमें पेपर में, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप एक बार इसको डाउनलोड करें, पढ़ें। हर लाइन अपने आप में बहुत अच्छी है पेपर की। और जो सबसे अच्छी बात है, हर चीज का आपको रेफरेंस दिया है। पर्टिकुलरली मैंने देखा है ये साउथ एशियन कंटेक्स्ट में इतना ज्यादा हो गया है कि ईएफए सीएफए हर चीज कोई कहीं मिसयूज हो रहा है टेक्निक्स का। तो थोड़ा सा आप देख के काम करें और बढ़िया काम करें। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।